हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय महिपाल सर पर सभी दोस्तों का वेलकम। दोस्तों हमारा चैप्टर चल रहा था चक्रवर्ती ब्याज, जिसे कंपाउंड इंटरेस्ट भी कहते हैं। और आज के क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं चक्रवर्ती ब्याज में किस्तें बनाना। और किस्तें बनाने के अलावा दो तीन टाइप के बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। आप भी कोशिश करोगे ना तो ये नहीं मान लो 10 में से 2 क्वेश्चन कर पाओगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें। और नहीं भी समझ में आए तो मैं 2 बार बताऊंगा, और आपको नहीं समझ आता तो वापस एक बार बैक करके देखना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेट मिलते हैं। यानी ये जो 40-45 मिनट की क्लास है, 30 मिनट की जितने भी होगी, ये आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगी दोस्तों। जाएगा नहीं, कंटिन्यू बने रहेगा। तो चलिए अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। पहले क्वेश्चन है किस्त कैसे बनाई जाती है, अमाउंट लेते हैं उधार, उसको किस्तों में कैसे चुकाया जाता है। तो इस संबंधी क्वेश्चनों की हम चर्चा करते हैं। किस्तों के अलावा और भी टाइप के होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखिए हमारा क्वेश्चन किस्त ज्ञात करने का पहला क्वेश्चन क्या है। एक आदमी 10% चक्रवर्ती ब्याज पर 21,000 रुपए का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर, देखिए रेट कितने हैं हमारे पास में, 10% है। कितनी रेट है, 10%। रेट हमारे पास में दे दी 10% दे दी, ठीक है। और ये कहता है उधार ले लिया, जो ऋण है आपका, ऋण कितना लिया है, 21,000 रुपए का ऋण लिया है। 21,000 रुपए का आपने क्या लिया है, ऋण लिया है किसी बैंक से, आदमी से। तो वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी होगी, 2 वर्ष के लिए। तो टाइमिंग कितना दे दिया दोस्तों, 2 वर्ष, ठीक है, इतना तो दिया है। अब हमें समझना है कि यदि रेट होती है, उसको मैंने क्या बताया था, बिन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको क्या कह सकते हैं, 1/10 कह सकते हैं। कितना कह सकते हैं, 1/10। देखिए 1/10 का अर्थ क्या है, पहले तो ये समझे। यानी 10 पर क्या होगा, 1 ब्याज मिलेगा। यही तो कह रहे 10 पर क्या होगा, 1 ब्याज। अब देखो हम यहाँ पे यदि किस्तों की बात करेंगे, तो यदि मान लो अमाउंट पहले वर्ष की बात करते 10 होगा, तो कितना हो जाएगा, 11। ये तो पहली किस्त की बात होगी। दूसरी किस्त के लिए क्या कर देंगे, जो संख्या यानी अमाउंट की होगी उसका वर्ग करेंगे। तो ये कितना हो गया, 100। और तीसरे के लिए कितना हो गया हमारे पास में वर्ग, ये दूसरे के लिए कितना हो गया, 121। इसी प्रकार से यदि आपको तीसरी किस्त कहता है, तो तीसरी किस्त के लिए क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे दोनों का, ठीक है। अभी तक हमें टाइम 2 वर्ष दिया है तो 2 करेंगे, यदि 3 देता तो 3 बार करते, ठीक है दोस्तों। अब देखना, ये तो हमारे पास क्या जाएगी, किस्त की राशि जाएगी। और ये हमारे पास में क्या है, मूल राशि थी, यही तो बात है। लेकिन ये क्वेश्चन कहता है कि जो प्रत्येक किस्त की राशि होगी वो क्या होगी दोस्तों, समान होगी। तो प्रत्येक किस्त की राशि, दूसरी किस्त 121 की है, तो पहली किस्त में क्या होगी, 121 यूनिट की होगी। इसको 121 यूनिट बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से। और ये चीज मैंने पहले भी बता दी। अब यदि ये रेशियो था तो इसको 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये भी क्या होगा, 11 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब देखिए, यानी ये तो 11 से 121 है, 121 दोनों किस्तें आज समान हुई कि नहीं, समान करने के लिए तो 11 से गुणा किया। ये भी 121 की जाएगी, ये भी 121 यूनिट की है। रुपए में कितना जाएगी अभी बाद में देखेंगे। अब देखिए ये कितना, 11 से 10 से किया कितना, 110। और ये कितना, 100। तो 110 तो ये और 100 ये, यानी आपका जो मूल राशि थी वो कितना यूनिट होगी, 210 यूनिट होगी। कितने यूनिट होगी, 210 यूनिट। अब हमें 210 यूनिट है, ये हमारे पास प्रत्येक किस्त 121 यूनिट की चुकानी है। लेकिन मूल राशि दी कितनी है, 21,000 रुपए। तो एक चीज मेरे को बताइए, 210 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है आपको, 21,000 रुपए, ठीक है दोस्तों। 210 यूनिट की वैल्यू 21,000 रुपए दी है, तो आप कह सकते हैं 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 210 से 210 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 100 रुपए आ गई। 1 यूनिट में यदि 100 हो गया तो अब तो दोनों के लिए समान काम करेगा। 1 यूनिट का मान भले अमाउंट से निकाले या मिश्रण से या किस्त से निकाले, बात बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू यदि 100 रुपए है, तो प्रत्येक किस्त कितने की थी, 121 की। तो हम कहेंगे किस्त की राशि के लिए क्या कर देंगे, 121 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो हम कह सकते हैं जो प्रत्येक किस्त की राशि जाएगी वो कितने की जाएगी, 12,100 रुपए की जाएगी। कितने की जाएगी दोस्तों, 12,100 रुपए। बताइए कितना सिंपल था किस्तें बनाना। पीछे समझना कि यदि प्रथम वर्ष की बात करते हैं तो 10 से कितना हो गया विसर्जन में, यानी प्रत्येक किस्त का मान 11। दूसरे वर्ष के लिए जाएंगे क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, इसका भी वर्ग कर दिया। अब हमें मालूम है प्रत्येक किस्त की राशि जाएगी 121 यूनिट की, 121 की जाएगी। तो इसको भी 121 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करती है, 11 से। इसको 11 से कर दिया तो इसको भी साथ में 11 से इंटू करना होगा। 11 से इंटू क्या, कितना, 110। ये 110 पहले का, दूसरे का 100 है, तो कुल मिला के 210 यूनिट की वैल्यू कितनी है, मूलधन की 21,000 रुपए मान लो। और 1 यूनिट का मान 100 है, 1 यूनिट का मान 100 है, तो किस्त की राशि 121 थी, 121 से गुणा कर दिया, कितना हो गया, 12,100 रुपए। ये तो था हमारा मेथड से। अब देखिए ये मेथड से भी
है। और लेकिन और भी आसान तरीका इसका क्या है, ये सबसे आसान तरीका क्या है मैं बताऊं, इसके ऑप्शन को डिवाइड करना सीख जाओ। ऑप्शन से डिवाइड कर दिया तो मात्र आप 2 से 3 सेकंड लगेंगे, चुटकी में आंसर बता दो। इतना करने की आवश्यकता है। कैसे? जैसे पहला ऑप्शन है 12,000 रुपए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया है इसका कितना दिया है, 12,100 रुपए दिया है, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन दिया है इसका 12,200 रुपए दिया है। और चौथा ऑप्शन दिया है इसका 12,300 रुपए। अब देखिए दोस्तों, ये तो मेथड का तरीका था, लेकिन तरीके में भी टाइम लगे। मान लो ऐसे कुछ संख्या जाए भिन्ना जाए तो आपको डाउट हो जाएगा। भिन्न वाला भी मैं बताऊंगा अभी कैसे ज्ञात करते हैं 92% हो तो। लेकिन एक बार यहां समझे, ये तो तरीका हो गया ऑप्शन से कैसे लेंगे। यानी मैंने क्या कहा, प्रत्येक की राशि 121 यूनिट की जाएगी, तो डेफिनेट हो गया। तो 121 से देखो इसको डिवाइड करो, 121 से डिवाइड करेंगे, कौन सा ऑप्शन हो रहा है, 121 से ये नहीं होगा, ठीक है। 121 से सेकंड ऑप्शन ही हो रहा है, तो हमारे पास प्रत्येक किस्त की राशि सीधा सा बता देंगे कितना हो गया, 12,100 रुपए। देख लो 121 से ये भी नहीं हो रहा, 121 से ये भी नहीं हो रहा। इसका मतलब हमारे पास 121 से आज भाग जाने वाला है, यानी पूर्णतः डिवाइड होगा तभी तो दो बराबर किस्तों में जाएगा। तो आज देखिए यही तो जा रहा है, डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब 12,100 रुपए हम कह सकते हैं प्रत्येक किस्त की राशि हमारे पास होगी 12,100 रुपए, ठीक है दोस्तों। तो इससे अच्छा और भी है कि जो प्रत्येक किस्त की यूनिट होगी उसको ऑप्शन से डिवाइड कर दो, जो ऑप्शन डिवाइड हो रहा है वही हमारा क्या हो गया आंसर। अन्यथा मेथड आपके सामने दोनों चीजें हैं। इससे 2 से 3 सेकंड, इससे भी 2 से 3 सेकंड, 1 सेकंड ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल शॉर्ट वे में हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ऐसा ही क्वेश्चन नेक्स्ट बताता हूं मैं आपको एक, और आप ही कोशिश करना नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखें कौन जितना सोल्व आउट करता है, ऑप्शन से करें या सीधा करें। देखिए दोनों तरीके से आपको जो अच्छा है वो ही समझ लेना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, कंटिन्यू बने रहेगा। देखिए हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है एक भवन निर्माता ने 2550 रुपए का ऋण लिया। देखिए ऋण कितने का लिया इसने, 2550 रुपए का, ठीक है। 2550 रुपए का आप मान लो भवन निर्माण के लिए 2550 रुपए उधार लेते हैं किसी व्यक्ति से, साहूकार से। मान लो 2550 रुपए का ऋण उधार लिया, तो उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के अंतराल से 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस करने के लिए प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। देखिए दोस्तों यहाँ हमारे पास में टाइम वही कितना दे दिया, 2 वर्ष, और रेट कितनी दी है, 4% दी है। रेट कितनी दी है बच्चों, 4%। अब रेट 4% है, तो मैंने कहा था रेट जो होगी उसको पहले किस में चेंज कर दो, भिन्न में चेंज कर दो। अब एक चीज बताइए, ये 4% को आप भिन्न में चेंज करेंगे तो भिन्न का मतलब 4/100 हो गया। 4/100 तुम कह सकते हैं 1/25, यानी कि 25 पर 1 ब्याज मिलेगा पहले वर्ष। तो हम कह सकते हैं इसको, देखो अमाउंट मान लो मूलधन आपका 25 था, 25 ये कितना हो गया 26, ठीक है। दूसरे वर्ष क्या करते हैं, इसका वर्ग करते हैं। 25 का वर्ग कितना होता है 425, ठीक है दोस्तों। और इसको क्या कर देंगे दूसरे वर्ग विसर्जन का, यानी प्रत्येक किस्त की राशि दूसरे वर्ष कितनी हो जाए, 26 का वर्ग करेंगे कितना हो गया 676। वर्ग भी याद होना जरूरी है यहाँ पे। अब वर्ग याद नहीं होगा तो देखो कैसे काम चलेगा, टाइम लगेगा, फिर गुणा करोगे। तो अब दूसरे वर्ष 625 से 676, पहले वर्ष 25 से 26 होगी, ठीक। लेकिन मैंने एक चीज बताई आपको, क्या कि प्रत्येक किस्त की जो राशि जाएगी समान जाएगी, हमें मालूम चल गया 676 यूनिट की जाएगी। इसको 676 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दिख रहा है आपको 26 का वर्ग, तो 26 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 26 से इसको गुणा करेंगे तो इसको भी किससे गुणा कर देंगे, 26 से कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास में किस्त है, ये हमारे पास में मूल राशि थी। लेकिन यदि मूल राशि की बात करते हैं तो यहाँ वाली राशि का दोनों का काउंटिंग करेंगे तभी तो इसके बराबर हो। तो अब इसको गुणा करेंगे, और गुणा करना भी आसान है, 25 × 26 गुणा करना आसान है। कैसे, क्योंकि 25 को 25 से गुणा करते हैं कितना होता है 425, ऊपर कितना ज्यादा है 1, तो 25 और प्लस कर दो, इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 450। बताओ आसानी है। अब इधर वाले का योग करेंगे, क्योंकि ये कुल राशि है तो कुल का योग कर दो, 725 700 1200, और 1200 प्लस 50 25 1200 कितना हो गया 75, ठीक है। हमारे पास में 1275 रुपए आज कितनी वैल्यू है 2550 की, यानी 2550 रुपए 1275 का मान है, 1275 का मान है 2550 रुपए, ठीक है दोस्तों। आज 1275 यूनिट का मान है 2550। आपको भी दिख रहा है कि 12 2 24 और 75 का दुगना करें तो हमारे पास में कितना होता है 2550 होता है। अरे 1275 का दुगना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2550 हो जाएगा, यानी ये हमारे पास में क्या हो रहा है दुगना। तो हम कह सकते हैं 1275 की वैल्यू यदि 2550 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 2 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 मान लो। अब 1 यूनिट की वैल्यू यदि 2 है, हमारी किस्त की राशि तो इसी के बराबर जाएगी, तो प्रत्येक किस्त की राशि 676 यूनिट होगी, और 1 यूनिट का मान 2 है
तो बताइए 476 के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 476 का दुगना होता है 6 2 1200 और 76 का दुगना करेंगे 152 तो 1352 रुपए। कितना हो गया दोस्तों 1352 रुपए। इसका मतलब जो हमारी प्रत्येक किस्त की राशि होगी वो कितनी होगी दोस्तों 1352 रुपए होगी। ठीक है, नहीं समझे तो फिर से देखना, यानी 25 से पहले क्या हुआ 26, दूसरे वर्ष के लिए वर्ग कर दिया 25 का वर्ग 625, 26 का वर्ग कितना 676। लेकिन बात यहाँ पे ये होती है प्रत्येक किस्त की राशि समान है, सम्मान करने के लिए 676 है तो इसको 676 के लिए 26 से गुणा करेंगे तो ये 676 ही हो गया, दोनों समान हो गए प्रत्येक किस्त की राशि। लेकिन इसको 26 से मल्टीप्लाई किया तो 25 को 26 से गुणा किया तो 25 को हम 25 से करते 625, 25 प्लस कर दिया 650, 650 प्लस 625 कितना है 1275 है और 1275 का यूनिट में है तो मान रुपए में कितना 2550, 1275 का मान 2550 दिख रहा है, क्या है दुगना है तो एक यूनिट की वैल्यू कितने आ गई 2, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 2 तो 676 का दुगना कितना हो गया दोस्तों 1352। बताइए कितना सिंपल है। अब दूसरी बात मैं कहूं इसको किससे चेंज करें ऑप्शन से, ये तुम्हारा तरीका था गुणा करने में किसी की दिक्कत हो जाए तो गुणा करने की ऐसे हमें दिक्कत करनी नहीं और भी सीधा आसान है क्या ऑप्शन, ऑप्शन जिससे डिवाइड 676 से जो ऑप्शन डिवाइड हो जाएगा वही हमारा आंसर है। चलिए हमारा ऑप्शन क्या क्या था, पहला ऑप्शन है मान लो इसमें पहला ही दे दिया 1352 कोई बात नहीं, दूसरा ऑप्शन है हमारा 1377 ठीक है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन है 1275 और चौथा ऑप्शन है 1283। मान लो ये आपको ऑप्शन तो मिलेंगे और ये मेथड में नहीं आता है, इतना तो मान लोगे कि पहले वर्ष 25 से 26, दूसरे वर्ष 625 से 676। अब 676 की यूनिट में जाएगी प्रत्येक किस्त की राशि तो आपको बिल्कुल चुटकी से बता देना कि 676 से कौन सा ऑप्शन डिवाइडेशन हो रहा है। 676 से भी नहीं आता तो आप सोचो इकाई कितना है 6। तो एक चीज बताइए 6 से आज इकाई कौन सा डिवाइड होगा, 6 के से 3 होगा क्या नहीं होगा, 6 से 5 होगा क्या डिवाइड नहीं होगा, 6 से हमारे पास पहाड़ी में 7 आता है क्या नहीं आता, तो 6 से की पहाड़ी में 6 दोबारा कई बार आता है तो कह सकते हैं बार बार आएगा। तो इसके लिए हम 1352 ही ऐसी संख्या है जो 676 से डिवाइड न करके इकाई के अंक से डिवाइड करके देख लो कौन सा ऑप्शन डिवाइड हो रहा है वही हमारी प्रत्येक किस्त की राशि हो जाएगी दोस्तों। बताइए इससे आसान तरीका और क्या होगा, मात्र 2 से 3 सेकंड लगेगी 676 से डिवाइड करके देखो कौन सा ऑप्शन है और जो ऑप्शन डिवाइड हो जाए। कई बार कोशिश ऐसी होती है कि 2 ऑप्शन का इकाई होता तो उसको पूरा डिवाइड करके देख लेना, अन्यथा ऐसी कंडीशन नहीं होती और वही तो 2 ऑप्शन में हो सकती है, लेकिन यहाँ नहीं है तो हम कह सकते हैं सीधा सा 1352। बताइए आसानी है ठीक है दोस्तों। हाँ तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक हमारा किस्त में सीधा परसेंट था और इसमें भिन्न वाला परसेंट है। देखिए दोस्तों हमारा किस्त का तीसरा क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है यदि 13,360 की धनराशि 8 से ही 3/4%, देखिए 13,360 रुपए की राशि है, 13,360 रुपए की धनराशि है, यानी हमारे पास में ये मूलधन है और रेट दे दी इसके हमारे पास में रेट कितने दी है 8 से ही 3/4%, 8 से ही 3/4% दी है और टाइमिंग दिया है हमें कितना वर्ष दिया है उस राशि को 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाने के लिए, 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाएं तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, समझिए मूलधन कितना है 13,360 रुपए आपने उधार लिया, कितने रेट से लिया 8 से 3/4% से और टाइम में कितना दे दिया 2 वर्ष। अब इसमें कई बार भिन्न वाले में प्रॉब्लम आ जाती है लेकिन कुछ नहीं है, ज्यादा सिंपल ही है, वो ज्यादा बड़ा नहीं। 8 से ही 3/4 को भिन्न में कहेंगे तो देखिए 8 से ही 3/4 को आप भिन्न में कहते हैं तो इसके लिए अब क्या कहेंगे 8 चौक 32 और 3 कितना हो गया 35, 35 अपॉन कितना हो जाएगा 4% आएंगे 100 से गुणा कर दिया 400। अब ये कितने से डिवाइड हो रहा है हमारे पास में 5 से कितनी बार 7 बार, ये कितनी बार 39 तो 80 बार, यानी 80 पर 7 इंटरेस्ट मिलेगा, यही तो बात होगी। अब 80 यदि आपका मूलधन होगा तो 7 प्लस करते क्या हो जाएगा हमेशा नहीं वो किसकी राशि बनेगी। चलिए बात करते हैं प्रथम वर्ष की, यदि मान लो 80 आपका अमाउंट था और 80 से हो गया कितना 7 प्लस कर दिया कितना हो गया 87, ठीक है 80 से 87 हो गया। अब दूसरे वर्ष क्या करेंगे इसका वर्ग करेंगे तो 80 का वर्ग कितना हो गया 6400, ठीक है 80 का वर्ग 6400 हो गया, लेकिन 80 का वर्ग तो आप आसानी से कर सकते हैं 6400 हो गया। अब क्या करना है हमें 87 का वर्ग करना है। देखिए आप 87 का यदि वर्ग करेंगे तो 87 को किससे गुणा कर देंगे 87 से गुणा कर देंगे, यानी 87 को 87 से गुणा कर दो, 87 को 87 से गुणा करना आता है 7 कितना हो गया 49 4 या 100 वाले से पास में वाले से वैसे कर लो एक लाइन में 7 49 4 है गया
7 8 56, 56 का दुगुना कितना होता है 112, 112 प्लस 4 कितना हो गया 116, 6 11 शेष रह गया, अंटे 64, 1 65 और 10 कितना हो गया 75, तो 7569। यहाँ राशि कितनी होगी 7569, दूसरी किस्त की राशि होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि जो प्रत्येक किस्त की राशि जाएगी वो कितने के बराबर जाएगी 7569 यूनिट के बराबर जाएगी, यही तो बात होगी। अब देखिए ये 6400 अमाउंट था, 7569 की दूसरी राशि होगी, तो क्या करेंगे दोनों को समान करने का बताया था, ये 7569 की तो ये भी तो समान राशि जाएगी, तो इसको 7569 करने के लिए किससे गुणा कर देंगे 87 से, लेकिन इसको 87 गुणा करने की आवश्यकता है क्योंकि यही मान आएगा। अब इसको 87 से गुणा किया तो इसको 87 से आप क्या कर दो गुणा कर दो, और इसको 87 से गुणा करके देखो यहाँ की वैल्यू कितनी आती है 0 है, 7 8 56 हो गया 6, और हम कह सकते हैं अंटे 7 8 0 हो गया, 7 8 56 5 शेष और अंटे 64, 64 और 5 कितना हो गया 6900, कितना हो गया 60 हो गया, यानी हमारे पास में 6960 से ये रेशियो होगा और इससे ये वाला होगा, ये तो बात होगी। अब देखिए इसको समान किया तभी तो 87 गुणा किया, अब हमारे पास में जो मूलधन है यानी जो अमाउंट होगा, अमाउंट का क्या करेंगे योग करेंगे, देखिए 0 6 9 4 13, 0 6 9 4 13, 6 6 12 और ये कितना हो गया 13। ठीक है, यानी हमारे पास में जो मूलधन था वो 13360 यूनिट था और राशि भी जो दी है वो कितनी दी है 13360 ही दी है। तो एक चीज बताइए 13360 का यूनिट का मान हमारे पास 13360 दिया नहीं दिया। ठीक है, 13360 यूनिट की वैल्यू 13360 है, तो दोस्तों बताइए एक यूनिट की वैल्यू कितने हो जाएगी एक, कितना आसान है, एक यूनिट की कितनी होगी एक, आसान नहीं था बनाए है आसान। अब एक चीज बताइए एक यूनिट की वैल्यू यदि 1 रुपए है तो हमारी किस्त की राशि कितनी होगी 7569 यूनिट के बराबर, तो हम कह सकते हैं आज हमारे पास 7569 ही क्या होगी किस्त की राशि होगी, क्योंकि इसको यदि 1 से गुणा करें या नहीं करें तो इसका मतलब प्रत्येक किस्त की राशि होगी 7569 रुपए, 7569 कह सकते हैं, 7569 रुपए की हमारे पास में प्रत्येक किस्त की राशि होगी, तो जो हमारे प्रत्येक किस्त की राशि होगी 7569 होगी। अब देखिए इसके ऑप्शन क्या क्या थे, ऑप्शन में था 5769, 7569 और 7009 और 7500, तो इसका मतलब हमारे पास में आंसर आ रहा है 7569, कौन सा ऑप्शन आ रहा है पहला ही ऑप्शन, तो इसकी प्रत्येक किस्त की राशि होगी 7569 यानी 7569 रुपए की प्रत्येक किस्त चुकाएंगे तो 2 किस्तों में वो राशि हमें चुकानी होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कई बार क्या होता है अभी तक तो हमने प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात की है, ठीक है, लेकिन अब हमें आगे यदि प्रत्येक किस्त की राशि तो दे देगा और क्या ज्ञात करवा लेगा, प्रत्येक किस्त की राशि देकर हमें ये कह दे कि बताइए वो धन कितना था, उल्टा कह दे, धन देकर हमें प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करवा रहा था, लेकिन अब हमें प्रत्येक किस्त की राशि देकर क्या ज्ञात करवा ले, मूल राशि ज्ञात करवा लेगी, मूल राशि कितनी थी। तो चलिए ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी ये कह रहा है एक धन उधार लिया गया 2 वर्ष वार्षिक किस्तों में चुकाया गया यदि जिसका मान प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपए है, दर है 5%। देखिए प्रत्येक किस्त का मान, प्रत्येक जो आपकी किस्त होगी प्रत्येक किस्त का मान होगा कितना रुपए होगा 882 रुपए, ठीक है, कितना होगा 882 रुपए, यानी प्रत्येक किस्त का मान आपके पास में है 882 रुपए और रेट दे दी कितने परसेंट दे दी 5% दे दी। तो बताइए वो उधार ली गई राशि कितनी थी, अभी तक राशि देकर हम क्या ज्ञात करे थे प्रत्येक किस्त की राशि, अब प्रत्येक किस्त की राशि दे दी, हमें बताना क्या है वो राशि कितनी थी ली उधार वो, ठीक है, तरीका वही रहेगा, कुछ नहीं करना, 5% यदि आप भिन्न बनाते हैं तो 5% का मतलब क्या हो गया, 5% को हम कह सकते हैं 1/20 कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी 20 पर एक ब्याज मिलेगा, यही तो बात होगी, भिन्न बनाना आना चाहिए। अब देखिए पहले वर्ष यदि कोई धन 20 था हो गया कितना 21 होगा, ठीक है, दूसरे वर्ष के लिए क्या करते हैं वर्ग करते हैं, तो हम वर्ग करेंगे तो 400 और ये कितना हो गया हमारे पास 21 का वर्ग कितना हो गया 441। ठीक है दोस्तों, 400 से 441 हो गया, लेकिन मैंने कहा था ये तो हमारे किसकी राशि है, तो ये किसकी राशि तो सीधा सा 441 का मान ही तो होगा, लेकिन मैंने कहा था कि वो धन कितना यूनिट था उसकी भी तो बात करें, लेकिन प्रत्येक किस्त जाने वाली ये 441 की, तो ये भी तो 441 क्योंकि किस्तें तो समान ही जाएंगी प्रत्येक किस्त, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हमारे पास में 21 से, क्योंकि 441 का वर्ग होता है तो 21 × 21 कह सकते हैं, गुणा करने की आवश्यकता नहीं 441 ही होगा। अब इसको 21 से गुणा किया तो इसको भी 21 से गुणा कर दो, कर दिया। अब देखिए यहाँ 20 × 21 की बात करते हैं कि 2 42 400
20 रुपए। इसका मतलब हमारे पास में ये यूनिट 420, ये कितने हैं 400। कुल मिला के मूलधन हमारे पास में जो था 400 820 यूनिट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, ये हमारे पास 820 यूनिट है। लेकिन जो मान दिया है पिछले वाले में तो यहाँ का मान देकर किस्त का ज्ञात करवा रहा था, अब की बार दिया किसका है, किस्त का। यानी 441 यूनिट की वैल्यू हमें दे दी 882 रुपए। कितने दी, 882 रुपए। तो आपको दिख रहा है सामने है, और डेफिनेट ऐसा होता है दुगुना तिगुना इतना होगा, क्योंकि किस्त की राशि समान जाएगी तो मान समान ही आएगा। 441 की वैल्यू यदि 882 है तो बताइए अब हम कह सकते हैं प्रत्येक किस्त की एक यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू, क्योंकि प्रत्येक किस्त 441 का मतलब 882 की गई है, तो 441 की यूनिट 882 है, तो बताइए एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दुगुना है, क्या है दुगुना है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 2। और एक यूनिट की वैल्यू यदि 2 होती है तो बच्चों आप बता सकते हैं कि मूलधन कितना था। एक यूनिट की वैल्यू 2 है तो इसका क्या करेंगे, दुगुना करेंगे। तो दुगुना करते देखिए 8 2 16 और 20 2 40, तो कह सकते हैं 1640 रुपए आपका क्या था, मूलधन था। यानी 1640 रुपए आपने उधार लिया और प्रत्येक किस्त में कितना था, चुकाया आपने 882। यदि आपको ये 1640 देकर किस्त की राशि याद करा था तो वही देखो 800 का दुगुना एक मिनट का मान 2 आता, 441 से दुगुना करते 882 आ गया। अगर इसमें उल्टा कह दिया, प्रत्येक किस्त की राशि कह दी, प्रत्येक किस्त की राशि कहकर आपको कहता बताइए उधार ली की राशि यानी मूलधन कितना था आपका 1640 रुपए था, 1640 रुपए था। ठीक है, अब देखिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कंटिन्यू बनेंगे, आज वाले बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके लिए, तो जाएगा नहीं, कंटिन्यू रहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो अच्छा है आपके लेवल का, और बिल्कुल 2 तरीके से शॉर्टकट करेंगे उसको 2 से 3 सेकंड में। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि एक धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज दर पर हर वर्ष जोड़ने पर 4 वर्ष में 7000 रुपए और 8 वर्ष में वो राशि 10,000 रुपए हो जाती है, तो वो धनराशि कितनी देने, वो मूलधन क्या था। देखिए दोस्तों राशि हमारे पास में नहीं दी, कहता है 4 वर्ष में कितनी हो जाती है, 4 वर्ष में 7000 रुपए हो जाती है। ठीक है, 4 वर्ष में 7000 और आगे वाले फिर कहता है 8 वर्ष में, 8 वर्ष में कितने हो जाती है वो 10,000 रुपए हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इसका पहला तरीका तो भी देखना कि हाँ मूलधन कुछ था, मालूम नहीं मूलधन कितना था, लेकिन मूलधन की वैल्यू हमें मालूम नहीं, उसके हिसाब से जो भी राशि थी वो 4 वर्ष में 7000 और फिर नेक्स्ट 8 वर्ष में कितनी होगी 10,000। देखिए दोस्तों दुगने समय का अंतराल है ना, इसके लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, 3 जीरो से 3 जीरो तो कैंसिल हो गई। ठीक है, अब हो गया कितना, 7 से कितना हो गया 10, यानी हर 4 वर्ष के अंतराल पे कितना होता है 10 और 7 से 10, तो इसका मतलब 1 वर्ष की बात करते हैं तो हमारे पास यानी 7 से 10 4 वर्ष में है, तो ये कितना गुना हो रहा है 4 वर्ष में 10/7 गुना हो रहा है, कितना गुना हो रहा है 10/7 गुना। अब ये 10/7 गुना होगा किसका, यानी 10/7 गुना होगा किसका, हमारे मूलधन का, तो मूलधन कितना था P था। ठीक है, इसका 10/7 गुना करेंगे तो 10/7 गुना करते कितने हो जाएगी वो पहले 7000 रुपए। ठीक है, 7000 हो जाएगी। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 7 7 कितना हो गया 4900, तो हम कह सकते हैं 4900 रुपए थी वो राशि, कितनी थी दोस्तों 4900, यानी 4 वर्ष में 7000, 8 वर्ष में 10,000 है। इसका मतलब कह सकते हैं हर 4 साल के अंतराल पे 10/7 गुना राशि हो रही है, तो किसका होगी मूलधन का, तो मूलधन का 10/7 बराबर प्रथम 4 वर्ष में कितनी थी 7000, तो 0 से 0 7 7 49, बताइए 2 से 3 सेकंड लगी। या फिर दूसरा तरीका, आपको यदि समान समय अवधि दे दे, मतलब दुगुने से 4 गुना, 4 गुना से मतलब 8 गुना, जैसे 4 से 8, 2 से 4 दे दे, 5 से 10 दे दे, 10 से 20 दे दे, तो इसके लिए क्या करना है, जो हमारे पास में प्रथम जो मेसरधन है यानी 7000, इसको तो क्या लिख देंगे 2 बार लिख देंगे। ठीक है, और क्या कर देंगे बाद वाली का भाग दे देंगे, इससे ज्यादा वो क्या होगा 10,000 का भाग दीजिए, 4 जीरो से 4 जीरो गई। ठीक है, 7 7 कितना हो गया वही 49। जो आपको अच्छा तरीका लगे ये वाला लगे, यानी पहले वाले का दुगुना करके बाद वाले का भाग दे दो, या फिर हम कह सकते हैं कि 10/7 गुना 4 वर्ष में होती तो प्रथम में P था 10/7 बराबर कितना 7000, तो दोनों से कितना आ रहा है 4900 ही आ रहा है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा है, और अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक और कमेंट करके बताते रहें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी घर बैठे आसानी से अपने चैप्टर की स्टडी करते हैं। बहुत ही शॉर्टकट मेथड है दोस्तों, इससे ज्यादा शॉर्टकट नहीं मिलने वाला। अब ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन और बताता हूं क्योंकि एक तरह के 2 होना जरूरी है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी धन पर 10 वर्ष में मान लो कोई राशि है 10 वर्ष में हो जाती है हमारे पास में 66,300 रुपए, 66,300 रुपए हो जाती है।
ठीक है, यहाँ कोई राशि थी और ये 10 वर्ष में हो जाती है 66,300। फिर आगे चलेंगे तो 20 वर्ष में वो राशि कितनी हो जाती है, 99,450 रुपए हो जाती है, 99,450 रुपए हो जाती है। तो बताइए वो राशि कितनी थी, मूलधन बताना है। तो अब देखिए यहाँ पे 0 से 0 तो कैंसिल हो रहा है। अब हमारे पास में हो रही कितनी है, 99,450, तो 50 तो कैंसिल हो गया, 0 रहेगी, 0 तो कट गया, कितना था 6630। अब इसको आप डिवाइड करेंगे ना तो राशि का मान कितना आएगा, 3/2 आएगा, यानी इसको आप कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 3/2। इसका मतलब पीछे वाले 10/60 सीधा मिलेगा, इसमें कैंसिल करने के बाद मिलेगा। अब 3/2 किसका होगा, मूलधन का होगा। तो मूलधन का हम कह सकते हैं 3/2 होगा हर 10 वर्ष के अंतराल पे। और प्रथम में मान लो पी था, पी का 3/2 होते ही राशि कितनी हो गई, 66,300 रुपए होगी, 66,300 रुपए होगी। अब 66,300 रुपए हो गई तो देखिए 3 से डिवाइड करेंगे इसको, तो बाई 3 66, 3 2 6, 3 2 6 1, ठीक है। इसको फिर क्या करेंगे, गुणा करेंगे, बराबर वाली संख्या क्या होती है, क्रॉस में गुणा होती है, तो गुणा कर देंगे तो 0 0 2 2 4 और 4, तो हम कह सकते हैं 22 2 44 200, यानी 44,200 रुपए हम कह सकते हैं। वो आपका जो प्रिंसिपल था वो कितना था दोस्तों, 44,200 रुपए था। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा तरीका है। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप बार बार आप कोशिश करना, न समझे तो वापस देख जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 2 वर्ष में 8,000 रुपए हो जाती है और 5 वर्ष में 27,000 रुपए हो जाती है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। यानी 2 वर्ष में राशि हो जाती है हमारे पास में कितनी, 8,000 रुपए। ठीक है दोस्तों, फिर कहता है 3 वर्ष में वो राशि हो जाती है, कितनी हो जाती, 5 वर्ष में, 3 वर्ष के अंतराल में 5 वर्ष में वो हो जाती है, क्वेश्चन कह रहा है 27,000 रुपए। ठीक है, अब देखिए 2 वर्ष में 8,000 और 5 वर्ष में कितनी हो रही है, 27,000 रुपए। यानी यहाँ पे जो अंतराल है वो कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का है। और मैंने कहा था 3 वर्ष वाले अंतराल में क्या करते हैं, घनमूल निकालते हैं, 2 वर्ष वाले अंतराल में क्या करते हैं, रूट निकालते हैं। तो देखिए हम क्या कर देंगे, यानी आज हमारे पास में राशि थी 8,000 और ये होगी कितनी, 3 वर्ष में 27,000 रुपए होगी। तो ये बताइए ब्याज की दर क्या होगी। तो देखिए बच्चों, हम 3 0 से 3 0 तो वैसे कैंसिल हो रही, आज इसका घनमूल लेंगे और इसका घनमूल लेंगे, तो 8 का घनमूल लिया, कितना हुआ हमारे पास में 2, और इसका कितना आया 3, यानी कोई धन हमारे पास में 2 था और 2 से कितना हो जाता है, अब 1 वर्ष के लिए बात करते हैं तो 3 हो जाता है। 2 से 3 हो जाता है तो कितना रेशियो बढ़ता है हमारे पास में 1, और रेट के लिए क्या कर देंगे, कितने पे हो रहा है 2 पे, परसेंट के लिए क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो बताइए कितना परसेंट होगा, 50% रेट से वो राशि क्या होगी। 2 वर्ष में जो 8,000 थी वो 3 वर्ष प्लस करते हैं 5 वर्ष में कितने हो जाएगी 27, यानी 3 वर्ष के अंतराल पे हमें घनमूल निकालना है और 2 वर्ष के अंतराल पे क्या करना है, रूट से बाहर निकालनी है। फिर रूट रेशियो आता है 1 वर्ष का, 1 वर्ष से 2 से 3 हुआ, 1 बड़ा कितने पे 2 पे, कितना परसेंट दर थी 50%। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान देना, आसानी से समझना, क्वेश्चन को समझना। एक आदमी ने 30% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3,000 रुपए बैंक से उधार लिए, प्रत्येक वर्ष के अंत में वह 1,000 रुपए लौटा देता है। तो ज्ञात करो कि 30वें वर्ष के अंत में लोन चुकाने के लिए उसे कितने रुपए चुकाने होंगे। देखिए 3,000 रुपए उधार लेता है और 30% ब्याज सालाना लगता है और प्रत्येक वर्ष के अंत में क्या करता है, वो 1,000 रुपए लौटाता है। तो 30वें वर्ष के अंत तक उसे कितना लौटाना होगा, 30वें वर्ष के अंत की राशि कितनी देनी होगी। राशि हमारे पास में कितनी है 3,000 रुपए, और 3,000 का प्रति वर्ष कितना था ब्याज प्लस होता जाएगा 30%, यानी पहले हमने 3,000 रुपए उधार ले लिए, 3,000 रुपए उधार ले लिए, तो देखिए 3,000 रुपए का 30% प्लस करेंगे कितना हो गया 900, 900 प्लस कर दिया, राशि कितनी होगी 3,900। लेकिन अब यहाँ क्या कर देगा, वो 1,000 रुपए दे देगा, इसका मतलब 1,000 रुपए वापिस कम कर देंगे, तो नेक्स्ट दूसरे वर्ष के लिए राशि कितनी रह जाएगी 2,900 रुपए रह जाएगी। ठीक है, फिर वापिस 2,900 रुपए का 30% प्लस होगा, तो 2,900 रुपए का 30% प्लस होगा, तो हम कह सकते हैं 10% हमारे पास में क्या हो गया 290, और 3 गुणा कर देंगे तो 3 कितना हो गया 87, यानी 870 वापिस इसमें क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 870 प्लस हो जाएगा तो राशि हो जाएगी 3,770 रुपए, कितनी हो जाएगी 3,770। फिर वापिस यहाँ 1,000 रुपए दे देंगे
तो राशि का 1000 रुपये वापिस कम हो जाएगा, तो कितने रह जाएगी 2770 रुपये। ठीक है दोस्तों, समझ रहा। 2900 रुपये में प्लस कर दिया 870, तो कितना हो गया 3770 रुपये। फिर हमने 1000 माइनस कर दिया, कितना हो गया 2770 रुपये। अब वापिस हम बात करते हैं तो कितना वापिस 30% बढ़ाएंगे, और इसका 30% वापिस बढ़ाएंगे तो देखिए 30% के लिए 10% कितना हो गया 277, और इसका 3 गुना कर देंगे तो 3 गुना कितना होगा हमारे पास में, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 277 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 7 3 21 2, और 7 3 21 23 और 3 2 6 831, यानी प्लस कितना कर देंगे 831 प्लस कर देंगे। अब 831 प्लस कर देंगे तो 831 प्लस करते ही अंत में वो कितना हो जाएगा प्लस कर देंगे, तो देखिए 831 इसमें प्लस किया हमने, 2770 में प्लस करेंगे 1 और 7 3 10, 8 7 15 और 1 16, और रह गया हमारे पास 1 2 और 1 3, तो 3601 रुपए। इसका मतलब हम तीसरे वर्ष के अंत में कितना चुकाएंगे 3601 रुपए। यही हमारा क्या होगा आंसर। फिर से समझना, क्वेश्चन क्या कर रहा था, आपने किसी बैंक से 3000 रुपए उधार लिए, प्रति वर्ष 30% ब्याज इंक्लूड होते हुए आप वर्ष में 1000 रुपए चुकाएंगे, ब्याज भी लगेगा रुपए भी चुकाते जाएंगे। 3000 का 30% 900 प्लस कर दिया 3900। अब ये 1000 रुपए चुका दिए तो राशि कितनी रहेगी 2900। 2900 का 30% 870 प्लस कर दिया, कितना हो गया 3770। 3770 के अंदर से हमने 1000 रुपए चुका दिए, कितना रह गया 2770। 2770 का 30% बढ़ाएंगे, कितना हो गया 831। अब 831 प्लस कर दिया तो अंत में कितनी रहेगी 3601 रुपए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप कोशिश करना फिर से समझने की, अगर नहीं है तो बैग जाके वापस ही करना। बिल्कुल सिंपल तरीका है, परसेंट का ब्याज बढ़ाते जाओ 1000 रुपए चुकाते जाओ, ब्याज बढ़ाते जाओ 1000 रुपए चुकाते जाओ, तो अंत में उसे कितना देना होगा 3601 रुपए। ठीक है दोस्तों, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 वर्ष चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का अनुपात 19:6 है, तो बताइए ब्याज की दर क्या होगी। बहुत ही अच्छा शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत एग्जाम में आया हुआ भी है। देखिए इसके लिए बहुत ही अच्छा थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन को हल कर रहे थे ना उसी तरीके से होगा, लेकिन दिमाग लगाए। क्वेश्चन कह रहा है 3 वर्ष का एक तो चक्रवर्ती ब्याज का और साधारण ब्याज का अंतर दिया है। थोड़ा यहाँ हमारे पास CI और SI का अंतर दे दिया 3 वर्ष का, फिर हमें वही हमारे पास दे दिया CI और SI का अंतर कितने वर्ष का दिया है 2 वर्ष का। लेकिन इसमें बोला है कि 3 वर्ष के और 2 वर्ष के, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के 3 वर्ष के और 2 वर्ष के जो बीच का अंतर है, वो अंतर का अनुपात दिया है 19:6 दिया है। क्या दिया है 19:6 दिया है। तो हमें ब्याज की दर कैसे बताएं। अब देखिए ब्याज की दर के लिए पहले हम कोई अमाउंट मानेंगे कहां, दर तो दी नहीं, दर से तो हम कोई राशि मानते हैं, प्रिंसिपल मानते हैं, लेकिन दर नहीं दी तो मान लिया हमने मूलधन मान लिया, क्या मान लिया P मान लिया। ठीक है दोस्तों, क्या मानेंगे P। अब इसका हम पहले क्या करेंगे 3 साल का क्या निकालेंगे साधारण ब्याज निकालेंगे। भाई साधारण ब्याज तो तीनों साल क्या चलता है समान चलता है, तो साधारण ब्याज को हम SI से इंगित करते हैं। मान लो ये साधारण ब्याज प्रथम वर्ष का है, ये साधारण ब्याज प्रथम वर्ष का है, ये साधारण ब्याज प्रथम वर्ष का, क्योंकि जो भी राशि होगी 3 वर्ष क्या चलेगी समान चलेगी, तो ये तो हमारे पास साधारण ब्याज होगी। अब देखिए चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, ब्याज की ब्याज लगता जाता है, यहाँ दर होती तो अलग अलग निकाल लेते, लेकिन ये SI का ही तो निकलेगा। अब एक चीज बताइए दोस्तों मेरे को, यहाँ पे यदि प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज ये है और दूसरे वर्ष का साधारण ये, लेकिन प्रथम वर्ष का तो समान होता है चक्रवर्ती, दूसरे वर्ष चक्रवर्ती कहाँ से आएगा, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, इसका और मिलेगा, तो इसको कुछ ही मान लो ABY XYZ, तो इसको मान लो कि A रुपया और मिल जाएगा, जितनी भी होगी उसका कितना मिल जाएगा A मिल जाएगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं इसका A और मिल गया 1 रुपया, A मान लो यूनिट में। फिर कहते हैं तीसरे वर्ष चलते हैं, तो तीसरे वर्ष देखिए राशि क्या होती है, तीसरे वर्ष जो भी हमारे पास साधारण ब्याज होता है, चक्रवर्ती तीसरे वर्ष निकालते हैं तो पीछे जो भी ब्याज होते हैं उनका क्या लिखता है ब्याज निकलता है। तो तीसरे वर्ष के लिए पहले तो इसका निकलेगा, यदि आज जो भी होगा इसका A निकला तो यहाँ भी तो क्या निकलेगा A निकलेगा, और इसका फिर से क्या निकलेगा A निकलेगा। लेकिन अब यहाँ पे जो राशि आएगी ये तो तीनों समान ही आएगी, क्योंकि ये जितना परसेंट होता है, जैसे 20 होता है 1/10 निकाल दे 2 होता है, यहाँ भी 1/10 निकाल दे 20 का 2 होता है 2 होता है, ये तो समान ही होता है। लेकिन यहाँ वाली राशि क्या आती है अलग आती है, पीछे पढ़ चुके ये चीजें। तो यहाँ वाली राशि क्या होगी मान लो अलग आएगी, तो इसको मान लो हमने B मान लिया। ठीक है, अब एक चीज यहाँ समझे, बाद में वहां जाएंगे। ये हमारे पास में क्या होता है साधारण ब्याज होता है, ये वाला क्या होता है साधारण ब्याज होता है, और ये वाला देखें
तो ये क्या होता है, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज के बीच का क्या होता है, अंतर। ये देखिए हमारे पास ये तो क्या है, 3 वर्ष के बीच का हमारे पास में क्या है, अंतर है। चक्रवर्ती और साधारण ब्याज के 3 वर्ष का अंतर है। और ये की बात करते हैं तो ये वाला क्या है, 2 वर्ष का अंतर। समझ में आ रही बात। 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर देखेंगे तो ए होगा। 3 वर्ष का बात करते हैं तो ये क्या होगा, ए 3 प्लस क्या हो जाएगा, बी। यही तो बात होगी कि 3 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर होगा 3a प्लस बी, और 2 वर्ष का साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर होगा ओनली ए, क्योंकि जो भी होगा ए का अंतर होगा। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, 3 वर्ष वाले के तो क्या कर सकते हैं, 3a प्लस बी। और 2 वर्ष वाले का अंतर कितना होगा हमारे पास, 2 वर्ष वाले का कितना होगा, ओनली ए तो होगा। यही तो हो गया, तो ये तो समान रहेगा। दूसरे वर्ष का राशि जो भी आएगी अलग आएगी, यानी एक का मान। तो 2 वर्ष का अंतर कितना होगा, ए अलग होगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे हमें ए की वैल्यू और बी की वैल्यू मिलेगी। कैसे मिलेगी, यहाँ पे आज ए की वैल्यू कैसे निकलेगी। ए की वैल्यू के लिए हम देखेंगे कि आज जो ए का मान यहाँ पे दिया है वो तो अकेला अंतर 2 का ही है भाई, 2 वर्ष का ही तो अंतर है। तो 2 वर्ष का यहाँ का जो मान होगा यही तो अंतर निकल के आएगा। तो हम कह सकते हैं कि ए की वैल्यू हमें कितने दे दी, 6 दे दी भाई। जो भी हो यहाँ 6 होगा तभी तो ए की वैल्यू अलग आएगी, क्योंकि अंतर जो भी होगा ए का ही होगा। इसका मतलब कितने का होगा, 6 का होगा। अब हम बात करते हैं, ये तो 6 का हो गया, ए का मान हमें 6 मिल गया। तो देखो ए को यानी 6 को 3 से ए की वैल्यू 6 रखेंगे और 3 से गुणा करेंगे तो देखिए 6 3 कितना होता है, 18। ठीक है दोस्तों। लेकिन करना कितना है, हमें 19। तो आज 18 तो हो गया, मैं बी की जगह कितना रखूं कि 19 हो जाए, तो बी की जगह कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। बी की जगह दोस्तों कितना रखेंगे, 1। तो देखिए अब 2 वर्ष का अंतराल वाले ए का मान यहाँ में कितना मिल गया है, 6। यहाँ भी 6 होगा, यहाँ भी 6 होगा, यहाँ भी 6 होगा। बात होगी 6 6 12 36 18। अब यहाँ पे जो बी का मान होगा अलग से कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1। ठीक है दोस्तों। अब जो यहाँ वाला ब्याज लगता है, क्या लगता है, इसी पे तो जितना परसेंट रेट होती है उसी का तो ब्याज बढ़ता है ना, यहाँ पे आगे। तो अब देखिए 6 से आज 1, 6 पर कितना मिल रहा है, 1। तो 6 पर 1 ब्याज कैसे मिलता है, वो दर क्या होगी, यही तो बताना था कि 6 पर 1 रुपया ब्याज और मिला, ब्याज की ब्याज लगा, इसका मतलब जो भी दर का परसेंट था वही तो बढ़ा है यहाँ। तो बताइए आज 6 से 1 बढ़ा है तो रेट क्या थी। तो वो रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 रुपया ब्याज बढ़ा, कितने पे बढ़ा, 6 पे। और परसेंट के लिए दोस्तों क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हम 100/6 कहते हैं, या कहते तो क्या कह सकते हैं, 50/3 भी कह सकते हैं। 50/3 को क्या कह सकते हैं, 16 से ही 2/3% क्या होगी, जो रेट थी वो क्या होगी, 16 से ही 2/3%। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग से घुमाया हुआ है। अगर आप सोच के देखेंगे तो बड़ा उन्हीं तरीके से है जो पिछले वाले क्वेश्चन के। थोड़ा सा दिमाग लगाना। 3 वर्ष का अंतर है 19, 2 वर्ष का अंतर है 6। यहाँ पे ये तो 3 वर्ष का अंतराल हो गया, ये केवल 2 वर्ष का अंतराल है। 2 वर्ष का अंतराल का यूनिट हमारे पास कितना दे दिया, ए की वैल्यू 6 दे दी। तो 3 वर्ष का अंतराल के लिए क्या करेंगे, 3 वर्ष का अंतराल होता है 3ab, क्योंकि 3a है ये b है, तो ये 3ab इन तीनों के मान को योग करेंगे तब प्लस b आएगा, तभी 3 वर्ष का अंतर होता है। तो 3ab, a की वैल्यू 6 है तो 6 3 18, b की जगह कितना रखें, 19 हो जाए तो 1 रख दिया। इसका मतलब b की वैल्यू 1 आ गई, a का मान कितना आ गया, 6। यहाँ तीनों जगह 6 6 होगा, 6 देखो 6 6 12 36 18 प्लस 1 19, वापिस 19 हुआ कि नहीं हुआ। दोनों के बीच का अंतर देखें तो वापिस 6 आ रहा नहीं आ रहा, 2 वर्ष का। 3 वर्ष का अंतर 19 है, 2 वर्ष का अंतर कितना आ रहा है, 6 आया कि नहीं है अनुपात। तो हमारे पास में देखें 6 से 1 रुपया ब्याज मिला है, तो किस रेट से मिला है, 1 6 पे, तो कितना हुआ परसेंट, तो 16 से ही 2/3% को क्या होगी, रेट होगी। आइए आप समझ में दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अगर आपको बहुत अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करके कमेंट करके हमें बताएं, ताकि हमें भी थोड़ा सा और अच्छा महसूस हो कि ऐसा बेसिक तरीका, मतलब इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन का कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा यदि इसी प्रकार से आगे बढ़े तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था 2000 रुपए पर 40% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि किए जाते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर तीसरे वर्ष के लिए ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तीसरे वर्ष की ब्याज की राशि ज्ञात करनी है। यदि हमारे पास में प्रिंसिपल कितना दे दिया, मूलधन दिया है 2000 रुपए, मूलधन कितना दिया है दोस्तों 2000 रुपए, और ये कह रहा है कि बताइए 40% रेट है, रेट कितनी है उसकी, 40% रेट है, 40% इसकी रेट है। ठीक है, और ये कहता है कि तीसरे वर्ष का बताना है, हमें कौन सी ईयर का बताना है, तीसरे वर्ष का सीआई बताना है, मात्र हमें बताना है कौन सी ईयर का, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताएंगे। तो देखिए अब कैसे निकाले, मैंने कहा था जो भिन्न आती है उसको परसेंट को भिन्न में चेंज, जो परसेंट आता है उसको भिन्न में चेंज करेंगे। तो 40/100 हो जाएगा, 0 से 0, 4 2 से
2 बार और 5, तो इसको हम क्या कर सकते हैं 2/5 होगी। इसकी भी इनका रूप कितना हुआ 2/5, ये तो याद होना चाहिए आपको। अब मैंने क्या कहा था, यदि कोई प्रिंसिपल माने तो प्रिंसिपल हम कितना माने कि कहां से लाएं, तो नीचे जो अपोनिम मान होता है उसको क्या मानते हैं, टाइमिंग मानते हैं। और यहाँ हमारे पास में टाइमिंग दिया है 30 रिवर्स, तो टाइम दिया ना 30 रिवर्स का ज्ञात करना है, तो टाइमिंग कितना मान लेंगे 3 किसका, अपॉन वाली संख्या 5 का, 5 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 125। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा 125। अब देखिए 125 को हम डिवाइड करेंगे कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। साधन ब्याज को डिवाइड करेंगे, पहले भाई साधन ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि तो बाद में निकलेगा। 125 का 2/5 निकालेंगे तो आपको मालूम है 2/5, यानी 5 से 125 कितनी बार कैंसिल होगा, 25 बार, 25 बचे 125, 25 बार 25 को 2 से किया कितना हो गया 50। अब हर वर्ष ये क्या चलेगा, सम्मान ही चलेगा। साधन ब्याज तो प्रतिवर्ष क्या चलता है, सम्मान, तो ये हमारे पास में क्या चल रहा है साधन। पहले वर्ष भी 50 रुपए, फिर वही 2/5 निकालेंगे, 25 5 और 25 2 50, ठीक है, ये भी 50 रुपए, और तीसरे वर्ष में कितना होगा 50 रुपए। ठीक है दोस्तों, यानी तीनों वर्ष साधन ब्याज तो 50-50 रुपए हो गया, लेकिन अभी हमें तो तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती बताना है। तो अब चलो चक्रवर्ती निकालते हैं, पहले दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती बढ़ाइए, कितना देखो 50 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन चक्रवर्ती में क्या होता है पीछे वाले ब्याज का ब्याज लगता है, तो इसका 2/5 और निकालो, 50 का 2/5 निकालेंगे तो कितना होगा, 5 से 5 कट गया, कितना आया 20 रुपए। ये हमारे पास कौन से वर्ष का आया, अभी तक दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 70 होगा, ये मान लो 50 और ये दूसरे वर्ष का। लेकिन तीसरे वर्ष चलेंगे तो देखिए तीसरे वर्ष के लिए क्या होगा, इस पर भी 2/5 लगेगा और इस पर भी 2/5 लगेगा और इसका भी कितना होगा 2/5, क्योंकि तीसरे वर्ष के लिए चलेंगे तो पीछे देखना कि कितने ब्याज है, 1 2 3, इन तीनों का ब्याज प्लस होगा। अब देखिए इसका 2/5 वही कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है, इसका 2/5 वही कितना हो गया 20 हो गया, और इसका 2/5 निकालेंगे तो 2/5 5 चौक 20, 4 2 8, कितना होगा 8 होगा, कितना होगा दोस्तों 8। ठीक है, अभी हमारे पास में देखना है कि तीसरे वर्ष का जो ब्याज दिया है यही तो हमारे पास में तीसरे वर्ष का है, ये केवल दूसरे वर्ष का है, ये क्या है पहले वर्ष का, अलग अलग हो गया। ये तीसरे वर्ष का ब्याज है, ये दूसरे वर्ष का ब्याज है चक्रवर्ती, ये पहले वर्ष का चक्रवर्ती और साधन दोनों क्या है समान है। अब बात करते हैं, ये तीसरे वर्ष तीनों वर्षों का अंतराल है चक्रवर्ती साधन का, और ये 2 वर्ष का हमारे पास, ये 2 वर्ष का क्या है अंतराल है, ये तीनों वर्ष का अंतराल है, ये 2 वर्ष का अंतराल है, और कुल मिला के आज तीनों वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ये है और साधन ब्याज तीनों वर्षों का ये है। ठीक है दोस्तों, अब हमें कह रहा था कि 2000 रुपए का तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, तो देखिए 2000 रुपए आज प्रिंसिपल है, लेकिन यूनिट में कितना है 125, तो हम कह सकते हैं कि 125 की यूनिट, चलो यही लिख लो 125 यूनिट की वैल्यू हमारे पास में कितने दी है 2000 रुपए। 125 की 2000 है तो एक यूनिट के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 2000 में किसका भाग देंगे 125 का, तो 125 से कैंसिल नहीं होता, होता है सीधा, तो लिख लो 25 5 और 25 घंटे 80 और 16 5 80, तो एक यूनिट की वैल्यू कितने आ गई 16 आ गई भाई। 25 से 25 5 125, 25 घंटे 280, 80 में 5 से डिवाइड किया तो 16 5 कितना होता है 80 होता है। अब देखिए एक यूनिट की वैल्यू यदि हमारे पास 16 रुपए है, हमें बताना कितना है तीसरे वर्ष का, तो तीसरे वर्ष का हमें सीआई बताएंगे, तो तीसरे वर्ष का सीआई योग करो 50 60 70 80 90 और 8 98, यानी तीसरे वर्ष का जो सीआई आया है वो कितना आया है 98। एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास 16, तो हमें क्या करना है तीसरे वर्ष का सीआई के लिए किससे गुणा कर देंगे 98 को किससे गुणा करेंगे 16 से। 98 को यदि 16 से गुणा करेंगे तो देखिए गुणा एक जगह भी एक लाइन में भी कर सकते हैं आप, यानी 98 इंटू 16, देखो 8 से कितना होता है 48, 4 से 9 6 54 और 8 कितना हो गया 62, 62 और 4 कितना हो गया 66, 6 और रह गया 6, 9 1 9 9 और 6 कितना होता है 9 और 6 हो गया 15, तो 1568 रुपए। तो इसका हम कह सकते हैं दोस्तों आंसर कितना होगा 1568 रुपए तीसरे वर्ष का क्या होगा चक्रवर्ती ब्याज होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा समझ में आएगा, नहीं आया तो एक बार फिर से बता दूं मैं, 2000 रुपए राशि थी, 40% के हिसाब से तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज बताना था, तो भिन्न को चेंज किया 2/5 हुआ, 5 की वैल्यू टाइम मानी तो घन हो गया 125, मूलधन का यूनिट 125 को हम 3 बार एसआई में यानी साधारण ब्याज में डिवाइड करेंगे 2/5 से, तो 2/5 50 होता है, ये 50 है ये 50। अब चक्रवर्ती ब्याज दूसरे वर्ष का निकालेंगे तो 50 तो है, 50 का 2/5 20 हो गए। तीसरे वर्ष चलेंगे तो जितना पहले ब्याज था उसका सब पर ब्याज मिलता है, 50 का 2/5 20, इस 50 का 2/5 20 और इस 20 का 2/5 कितना हो गया 8। कुल मिला के तीसरे वर्ष की बात करते हैं
तो कितना हो गया 98 यूनिट चक्रवर्ती ब्याज हो गया। लेकिन जो 2000 रुपए है वो कितने यूनिट की वैल्यू है 125 की, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई दोस्तों। 1 यूनिट की वैल्यू 16 है तो बताना हमें कितने यूनिट का 98 का, तो 98 इंटू 16 करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा 1568 रुपए। बहुत ही अच्छा बेसिक तरीका है, इससे ज्यादा सिंपल दोस्तों नहीं हो सकता। और हमारा यदि आपको तरीका पसंद आया तो दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि घर बैठे आसानी से स्टडी कर सकें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे, ठीक है दोस्तों।